अगर आपने अब तक वीनर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मिलते रहे आपको वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीनर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए। औरंगजेब का कालखंड है 1658 से 1707। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को गुजरात में दोहा नामक एक जगह पे हुआ था। इस समय जो शाहजहाँ थे इनके पिता, वो गुजरात के सूबेदार थे। इनकी माता का नाम मुमताज महल, जैसे कि हमें पता है मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। तो एक बार क्या होता है, 1626 में शाहजहाँ द्वारा एक विद्रोह है जो असफल हो जाते हैं। उस विद्रोह में शाहजहाँ तो औरंगजेब को और दारा शिकोह को, जो इनके भाई हैं, उन्हें जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहाँ के द्वारा बंदी बना के रखा जाता है। तो कहा जाता है कि नूरजहाँ के पास बहुत ज़्यादा समय जो है औरंगजेब ने बिताया है बचपन का। 1634 में जब ये बड़े होते हैं तब दक्कन का सूबेदार इन्हें बनाया जाता है। और उसी समय जो दारा शिकोह है, इन्हें मुग़ल दरबार का, इन्हें पूरा कारभार जो है वो मुग़ल दरबार का वो दारा शिकोह को सौंप दिया जाता है। और 1644 में जो है इनकी एक बहन वो किसी दुर्घटना में जलकर मर जाती है। तब ये जो औरंगजेब है ये 3 हफ्ते के बाद घर जाते हैं, यानी वहाँ जाते हैं। तो शाहजहाँ इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और इनसे दक्कन छीन लेता है। बाद में कुछ साल के बाद शाहजहाँ जो है ये इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाता है और ये गुजरात में अच्छा काम करते हैं, इसलिए फिर इन्हें अफ़गानिस्तान के बदख्शान और बाल्ख का भी सूबेदार बना दिया जाता है। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर बना दिया जाता है। 1652 को दक्कन भी उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। होता क्या है कि गोलकुंडा और बीजापुर की लड़ाई शुरू रहती है। इस लड़ाई में वो निर्णायक समय जो रहता है, यानी अंतिम वो लड़ाई जीतने ही वाले रहते हैं निर्णायक समय पर। तो शाहजहाँ अपनी सेना वापस बुला लेता है और ये जो सेना वापस बुलाता है ये इनके भाई दारा शिकोह के बोलने पर बुला लेता है, ऐसा कहा जाता है। इस बात से औरंगजेब बहुत ज़्यादा यानी क्रोधित हो जाते हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत अपने भाई और पिता के लिए आ जाती है। अगर हम औरंगजेब का व्यक्तित्व देखें तो वो बहुत ही पवित्र जीवन जीता था। अपने जीवन में वो आदर्श व्यक्ति था, सभी दुर्गुणों से दूर था। जैसे कि सामान्यतः राजा लोग होते हैं, वो वैसा नहीं था। वो सादा रहन सहन करता था, खान पान भी बहुत सादा था। और जब वो प्रशासन के काम से खाली हो जाता था, फ्री हो जाता था, तब वो टोपी भी सिया करता था, जिसे बेचकर वो अपना कुछ यानी पैसे कमाता था, ऐसा भी कहा जाता है। अगर इसकी धार्मिक नीति देखें तो इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। नौरोज़ करके एक त्यौहार था, वो मनाना बंद कर दिया था। भंगी की खेती करने में पाबंदी लगा दी, गाना बजाना बंद कर दिया था। 1663 में इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाए, तीर्थकर भी फिर से शुरू करवा दिया गया था। 1668 में इसने हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी, हिंदू मंदिर तोड़वाए थे। 1669 में इसने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को भी तोड़ा था। इसके साथ ही उसने 80 करों को समाप्त किया था। 80 कर में जो मुख्य है 2 कर, परिवहन कर और चुंगी कर को भी इसने मुक्त किया था। औरंगजेब जो है इसने, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था, जब शाहजहाँ बहुत बीमार पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तो उसकी मौत की अफवाह के कारण ही उनके भाइयों में एक संघर्ष शुरू होता है। तो 1652 की ये घटना है। तो दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब में सत्ता के लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। शाह शुजा जो रहता है वो खुद को बंगाल का गवर्नर घोषित कर देता है
बाद में इसे हराकर, शाह शुजा को हराकर बर्मा जाना पड़ता है, हार जाता है, फिर वो बर्मा भाग जाता है। 1658 को अपने पिता को कैद करने के बाद अब्दुल मुजफ्फर मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से एक राज्याभिषेक करता है। आलमगीर ये जो है ना उपाधि वो अपने आप को खुद देता है, यानी ये उसका नाम नहीं है, बाकी पूरा उसका नाम है आलमगीर। ये खुद को अपनी यानी खुद ही उपाधि लेता है। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। और ये दूसरी बार जब वो देवराई के युद्ध में सफल हो जाता है 1659 को, तब औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश करता है और तब फिर से वो दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है। तो याद रखिए कि 2 बार राज्याभिषेक कौन करवाता है, तो औरंगजेब। इसके पहले भी हमने ये देखा था जब हुमायूं 2 बार सत्ता पर बैठता है, और उसी तरह से जो औरंगजेब है ये 2 बार राज्याभिषेक करता है। औरंगजेब की पत्नियों के नाम हम देख लेते हैं। तो पहला है दिलराज बानो बेगम, नवाब बाई, रबिया दुर्रानी और औरंगाबादी महल, ऐसी इनकी पत्नियां थी। और इनके बच्चे भी बहुत सारे हैं, मोहम्मद अकबर, जेब अल निसा, मेहरुन्निसा, मोहम्मद आजम शाह, जीनत उल निसा, बहादुर शाह, जुबादत उन निसा, मोहम्मद काम बख्श और बदरुन निसा। तो ऐसे बहुत सारे इनके बच्चे भी हैं। इनके अलावा इनकी जो दिलराज बानो बेगम है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी शादी दिलराज बानो बेगम से 18 मई 1637 को होती है। ये फारस घराने की है। इसके अलावा इनके जो गुरु है औरंगजेब के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मीर मोहम्मद हकीम। वैसे ही आपको अकबर के भी गुरु का नाम याद रखना था। तो अकबर के गुरु का नाम क्या था, उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। तो आप ये याद रखिए। इसके अलावा औरंगजेब जो था ये सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार कि जिंदा पीर किस से कहा जाता था, तो औरंगजेब को कहा जाता था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के सामने जब शिवाजी आते हैं तो शिवाजी को कैद कर लिया जाता है जयपुर भवन में। इसके अलावा और एक घटना जो है आपको याद रखनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 90 गुरु थे सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या भी औरंगजेब करता है। इनकी हत्या वो इसलिए करता है कि ये इस्लाम धर्म नहीं अपनाते हैं। तो कहा जाता है कि जो कश्मीर के ब्राह्मण थे इन पे ज़बरदस्ती वो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए थोपता है। तो ये जो गुरु है ये सामने आते हैं तो भी इनको भी कहता है औरंगजेब कि आप भी मुस्लिम धर्म को अपनाए, लेकिन ये नहीं अपनाते हैं ये। तो इनकी वो हत्या कर देता है दिल्ली में 1675 को। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इसके पहले भी देखा था कि औरंगजेब ने 1679 को जजिया कर फिर से शुरू करता है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। जजिया कर कौन शुरू करता है सबसे पहले, फिर इसे ख़त्म कौन करता है, और ये औरंगजेब फिर से शुरू कर देता है। औरंगजेब के समय जाट का विद्रोह होता है। तो ये याद रखना है कि औरंगजेब के समय किनका विद्रोह होता है, तो जाट लोगों का विद्रोह होता है। इसका जो जाटों की तरफ से नेतृत्व जो है ये गोकुला और राजाराम किए। तो गोकुला और राजाराम ये जाटों के विद्रोह का नेतृत्व करते थे। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट जो है ये हार जाते हैं और गोकुला की मृत्यु हो जाती है। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में वो फिर से विद्रोह करते हैं और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे की भी वो लूट कर लेते हैं। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। तो यानी इतनी बड़ी घटना, जब औरंगजेब इतना महान शासक था तब भी जो है भरतपुर राजवंश की नींव डाली जाती है। ये औरंगजेब के कारण सभी जो राजा लोग थे, हिंदू राजा लोग थे, ये बहुत ही दुखी थे और जनता भी दुखी थी। यानी कोई भी खुश नहीं था इसके शासनकाल में।
इसने बहुत अपने शासन को बढ़ाया, लेकिन फिर भी सब दुखी थे क्योंकि इसकी नीतियाँ अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा इन्हें ज़बरदस्ती हर काम ये करवाना चाहता था। औरंगजेब ने के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, 337 थी उस समय, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में ज़्यादा थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर डाला। औरंगजेब के चिकित्सक थे एक, जो कि फ्रांसीसी यात्री थे वो, और उनका नाम था फ्रांको इस बर्नियर। ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में बहुत सारे हिंदू सेनापति थे, और जैसे कि मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, हिंदू सेनापति भी बहुत सारे थे। और औरंगजेब को उसने संगीत वगैरह पे सब पे पाबंदी लगाया था। औरंगजेब जो है ये वीणा बजाने में बहुत ही माहिर था। जैसे कि हमने पहले देखे थे कि अकबर जो था ये नगाड़ा बजाता था, सेम वैसा ही औरंगजेब जो है ये वीणा बजाता था। तो ये चीज़ें याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसे खुलदाबाद औरंगाबाद में दफनाया जाता है। इस तरीके से औरंगजेब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने देखा है। इसके अलावा हम इसके बाद जो बादशाह आते हैं उनके भी क्रम देख लेते हैं। तो औरंगजेब के बाद उसका जो बड़ा बेटा है बहादुर शाह प्रथम, उनका दूसरा नाम मोहम्मद मुअज्जम और शाह आलम भी उन्हें कहते हैं, वो गद्दी पे बैठे थे। 1707 से 1712 तक थे वो। बहादुर शाह जो है ये मुअज्जम, इनका साथ उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं। और इस बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से भी जाना जाता है। इनके बाद इनके बेटे जहादर शाह उत्तराधिकारी बनते हैं, जो कि 1712 से 1713 तक थे। और इन जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है फारुखशियर उत्तराधिकारी बनते हैं। फारुखशियर बैठते हैं गद्दी पर, और फारुखशियर के टाइम पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक फरमान लाती है, और पूरे बंगाल में वो मुक्त व्यापार यानी बिना शुल्क के व्यापार करने के लिए का अधिकार उन्हें मिल जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा विस्तार फारुखशियर के ही समय होता है। तो फारुखशियर का भी एक उपनाम है, इसे घुर्नित कायर कहते हैं। उसके बाद जो आते हैं रफ़ी उल दर्जत आते हैं, कुछ ही दिनों के लिए आते हैं। फिर उनके भाई रफ़ी उद दौलत आते हैं, इन्हें शाहजहाँ भी इनका नाम है, शाहजहाँ II। इनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। जब ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 को दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब दिल्ली का शासक जो था ये मोहम्मद शाह ही था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये याद रखिए कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। नादिर शाह ने लगभग यहाँ से 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहाँ के द्वारा जो मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस जो बनाया था उसमें का कोहिनूर हीरा लेकर वो ईरान चले जाता है। ईरान को फारस भी कहते हैं, तो फारस चले जाता है वो। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो इस पे बैठा। तो सीधी सी बात है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण किया था, तो शाहजहाँ ही बैठा था। लेकिन सबसे अंतिम व्यक्ति बादशाह कौन था जो तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठता है, तो वो थे मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह का नाम दूसरा है रोशन अख्तर बहादुर भी इन्हें कहा जाता है। इनके बाद अहमद शाह बैठते हैं गद्दी पर, और ये जो अहमद शाह है इनके समय जो मराठा द्वारा एक युद्ध होता है मराठा और मुगल का, और इसमें मुगल सेना की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। इसके बाद आते हैं अहमद शाह के बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड। तो आलमगीर सेकंड को अजीजुद्दीन भी कहा जाता है, और प्लासी का युद्ध इन्हीं के काल में होता है। इसके बाद आते हैं शाहजहाँ तीसरा, जो तीसरे शाहजहाँ है वो आते हैं, इनका नाम है मुही उल मिल्क। इनके बाद आते हैं शाह आलम सेकंड,
और इनके समय बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद आते हैं अकबर शाह, और सेकंड है ये अकबर द्वितीय भी इनको कहते हैं। और सबसे अंतिम बादशाह मुगल वंश के होते हैं बहादुर शाह जफ़र। इनके बारे में तो सभी को पता होगा। स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध है वो इन्हीं के समय होता है। तो जब हम आधुनिक भारत देखेंगे तब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा फिर से जिक्र आएगा। तो इस तरीके से इनका जो है मुगल वंश का पतन हो जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश कंपनी का राज्य स्थापित हो जाता है। तो औरंगजेब के बाद ऐसा कोई भी बादशाह या राजा नहीं था जिसके बारे में डीप में पढ़ा जाए या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।